हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कक्षा 8 विज्ञान की एक और चैप्टर को करने वाले हैं और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 और इसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इसको भी हम लोग पिछले चैप्टर्स की तरह ही एनसीईआरटी बुक से हर एक लाइन को पढ़ने वाले हैं। जितने सारे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन आंसर उन सारे चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पढ़ते चले जाएंगे। और यदि तुम्हें और भी वीडियोस देखने क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी के तो तुम प्लेलिस्ट को देख सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहां पर उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को तुम देख सकते हो। चलो हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला तो बोल रहा है कि विद्युत धारा और उसके रासायनिक प्रभाव। तो क्या तुम जानते हो विद्युत धारा क्या होता है? तो विद्युत धारा जैसे तुम देख सकते हो बच्चों, यहां पर मैंने एक सेल लिया हुआ है, फिर इसमें तार लगाया है, एक बल्ब लगाया है, स्विच लगाया है। और जब इस सर्किट को यहां पर एक मैंने सर्किट बनाया है यानी विद्युत परिपथ बनाया है, जब इसको मैं यहां पूरा करूंगा तो तुम देखोगे ये बल्ब जलने लगेगा। तो तब हम यहां पर कहते हैं कि इस तार से होकर के विद्युत की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या बोलते हैं कि इस तार से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसके कारण ये बल्ब जल रहा है। अब समझ में आ रहा है विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो यहां पर तुम बोलोगे सर विद्युत का स्रोत क्या है? तो ये जो सेल लगा है जिसे तुम अपनी भाषा में बैटरी कहते हो लेकिन एक्चुअल में उसे हम लोग सेल कहेंगे। तो ये जो सेल लगा हुआ है यह विद्युत ऊर्जा का यहां स्रोत है। इसी सेल के कारण यहां पर क्या प्रवाहित हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि विद्युत धारा क्या है? विद्युत की एक धारा है जो किसी चालक से प्रवाहित होती है। अब बोलोगे चालक क्या हो गया? वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम का तार हो गया, तांबे का तार हो गया, लोहा हो गया, इन सब को हम लोग क्या मानते हैं? चालक मानते हैं। इस तरीके से कई पदार्थ ऐसे हैं जिसे हम लोग कुचालक बोलते हैं। जैसे ये प्लास्टिक हो गया, वो क्या है? विद्युत धारा का कुचालक है या सीधे विद्युत का कुचालक बोलेंगे। इसका मतलब इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब यहां तुम एक और चीज सीख सकते हो, जो हमारे घर में ये जो वायरिंग हो रखा है जिससे कि यहां पर अलग अलग जैसे बल्ब जल रहा है या स्क्रीन चल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब मैं इसे तुम्हें एनिमेशन से दिखा रहा हूं इस विद्युत धारा को। तो यहां पर एक एनिमेशन मैंने दिखाया है। ये देखो एक तार को दिखाया जा रहा है। इस तार में कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो देखो कैसे इस तार से होकर के विद्युत धारा यहां पर प्रवाहित हो रहा है। और भी तुम देख सकते हो, यहां पर देखो ये जो सर्किट मैंने अभी तुम्हें दिखाया, सर्किट में क्या दिखाया कि एक सेल लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, एक तार लगा हुआ है। तो यहां पर तुम अब देख सकते हो कि कैसे इस तार से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ये दिख रहा है बच्चों। और यही जो प्रवाह हो रहा है इसे कहते हैं आवेशों का प्रवाह। इसमें एक्चुअली में क्या प्रवाहित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, तो इसी आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जैसे यहां पर तुम देख सकते हो, देखो यहां पर विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रहा है तो ये बल्ब जल रहा है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो ये बल्ब बुझ जा रहा है। यहां भी वही सर्किट मैंने लगाया है। यहां पर एक सेल है, ये तार है और ये बल्ब है। ये देखो अभी विद्युत धारा बंद है, अभी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा यहां बल्ब क्या होगा? जलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही विद्युत धारा बंद होगा बल्ब जो है जलना बंद हो जाएगा। अब समझ पा रहे हो तुम लोग विद्युत धारा? बिल्कुल, अब विद्युत धारा तुम लोग समझ पा रहे होगे। चलो तो अब हम लोग एनसीईआरटी के हर एक लाइन को देखने वाले हैं ना, और उसके बाद इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर जो हमें बताया जा रहा है कि ये जो विद्युत धारा है उसके अब रासायनिक प्रभावों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि धीरे धीरे मैं यहां तुम्हें सब समझा रहा हूं। बोल क्या रहा है?
आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत साधित्र को ना छुएं। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक है? सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि जब हम किसी विद्युत साधित्र को छूते हैं तो उससे होकर के विद्युत धारा हमारे शरीर में बह सकता है। ये देखो, ये मैं यहां पर तुम्हें दिखा दे रहा हूं कि कैसे विद्युत धारा हमारे शरीर से होकर के प्रवाहित हो सकता है। हमें क्या लग सकता है? करंट का झटका लग सकता है। ये तुमने अनुभव नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये करंट का झटका कोई मजेदार चीज नहीं है। यहां पर मौत भी हो सकती है इस करंट के झटके से। तो संभवतः तुम्हारे घर में जरूर मना किया गया होगा कि किसी विद्युत साधित्र को सीधे जाकर के ना छू दो, पहला चीज। और दूसरा चीज जो यहां पर वर्ड यूज किया गया है कि गीले हाथों से हमें नहीं छूना चाहिए। अब गीले हाथों से क्यों नहीं छूना चाहिए ये भी मैं यहां पर सिखा रहा हूं। तो देखो कैसे इस व्यक्ति ने इस तार को टच कर दिया है गलती से, और कितना झटका इसको लग रहा है, करंट लग रहा है, जिससे कि इसकी मौत भी हो सकती है। समझ रहे हो बात को? तो वो हम लोग आगे सीखने वाले हैं। चलो यहां देखो, हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक या अच्छे चालक होते हैं। यहां से हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि हमारे अगल बगल बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। उसे हम लोग विद्युत का सुचालक कहते हैं। जैसे मैंने बताया तुम्हें कि जो एल्युमिनियम है, कॉपर है, लोहा है, वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। लेकिन हमारा शरीर से भी होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ये भी याद रखना। समझ गए? इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत के कुचालक बोलते हैं, विद्युत के हीन चालक बोलते हैं। ये भी मैंने तुम्हें अभी सिखा दिया। अब चलो, अब आगे क्या बोलता है? कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक संपरिचित्र टेस्टर बनाया था। हमने एक टेस्टर बनाया था, इसी टेस्टर को मैं बता रहा हूं। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में संपरिचित्र ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? यहां देखो, यहां बात कर रहा है एक टेस्टर की। ये देखो, यही है एक टेस्टर। इस टेस्टर का मतलब क्या है? टेस्टर वर्ड का मतलब क्या है? टेस्टर वर्ड का मतलब है कि टेस्ट करना। ठीक है, तो यहां पर ये जो चीज हम लोगों ने तैयार किया है, इससे हम लोग टेस्ट करेंगे कि कोई पदार्थ विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। उसको टेस्ट करने के लिए यहां पर इसे बनाया गया है। तो चलो, यहां मैंने भी एक टेस्टर बनाया है इसी प्रकार से, और फिर हम लोग अलग अलग पदार्थों को टेस्ट करेंगे कि वो विद्युत का सुचालक है या फिर क्या है? कुचालक है। तो यहां पर देखो, यही टेस्टर मैंने बनाया है। ये देखो, एक सेल लगा दिया है, ये तार लगा दिया है इधर से, ये पूरा, और यहां पर बल्ब लगा दिया गया है। अब हम लोग यहाँ इसको टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग पदार्थों को इन दो छोरों के बीच रखकर। ये देखो, ये दो छोर दिख रहे हैं तुम्हें। इन दो छोर के बीच हम लोग अलग अलग पदार्थ को रखेंगे और पता करेंगे कि उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। पहले मैं दिखा दूं तुम्हें, यहां जब हम लोग सर्किट को कंप्लीट करेंगे, ये देखो, जैसे ही ये दोनों तार टच होगा ये बल्ब जलना शुरू होगा। ये बल्ब तभी जलेगा जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, यानी ये दो तार टच होंगे। इसका मतलब पूरा ये कंप्लीट परिपथ बनता है, तब जाकर के बल्ब जलता है। इसका मतलब यदि इन दो तारों के बीच में अलग अलग चीजों को अब हम लोग रखेंगे, जैसे ये अब यहां पर मैंने ये एल्युमिनियम या लोहे का सामान इस प्रकार से रखा है, और अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। तो इसके एक छोर को एक तार से जोड़ दिया, दूसरे छोर को दूसरे तार से जोड़ेंगे, तो ये देखो, ये जलना शुरू हो गया। ये बता रहा है कि ये जो पदार्थ मेरे हाथ में है ये विद्युत का क्या है? सुचालक है।
अब चलो कुछ और हम लोग लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक स्प्रिंग है, अब इससे मैं लेता हूं, यहाँ देखो एक स्प्रिंग है। अब एक तार को इधर जोड़ दिया और दूसरे तार को इधर स्प्रिंग में जोड़ते हैं, तुम्हें दिख रहा है, ये देखो एक स्प्रिंग में जोड़ दिया तो ये बल्ब क्या हो गया, जलने लगा। इसका मतलब हो गया कि ये स्प्रिंग से होकर भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब मेरे पास यहाँ पर ये देखो, अब ये प्लास्टिक का सामान है तो इस तार को एक छोर इधर जोड़ दिया, दूसरे छोर इधर जोड़ दिया। अब देख करके बताओ क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? तो आंसर है नहीं, ये बल्ब नहीं जल रहा। इससे हमें क्या, यहाँ पर हम क्या यहाँ पर हम लोग को क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस प्लास्टिक से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो जो चीज मैंने बनाया था उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टर। ये टेस्टर टेस्ट कर रहा है कि कोई पदार्थ विद्युत उससे प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि वह कैसा पदार्थ है, वह ये टेस्टर हमें बता रहा था। देखा कितना आसान है, ये तो तुमने खुद भी किया होगा। ये दो छोरों के बीच अलग अलग पदार्थों को हम रखते हैं और देखते हैं कि उससे विद्युत धारा बह रहा है या नहीं बह रहा है। हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा, एल्युमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, अभी मैंने तुम्हें तुरंत दिखाया भी। जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़ हो गया या फिर तुम्हारा प्लास्टिक, लकड़ी, ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, या फिर मान लो कि ये कपड़ा हो गया, ये देखना ये कपड़ा हो गया, तो ये कपड़ा का एक छोर मैंने यहां लगा दिया और दूसरा छोर मैंने यहां लगा दिया, तो क्या इससे बल्ब जल रहा है? तो आंसर है नहीं जल रहा। इसका मतलब है कि ये विद्युत का सुचालक नहीं है। समझ में आ रहा है तुम्हें? इतना आसान तो है। ठीक है, तथापि अभी तक हमने अपने समपरिक्षेत्र यानी टेस्टर से, मैं टेस्टर वर्ड यूज करूंगा तो तुम समपरिक्षेत्र समझ लेना, ठीक है, से केवल उन पदार्थों की जांच की है जो ठोस अवस्था में है। अभी तक मैंने भी जो जांच किया वो क्या है, ठोस अवस्था में है। लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है, अब यदि हम लोग द्रव को जांचना चाहें कि द्रव से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं, क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं, आइए ज्ञात करें। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या द्रव से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलो हम लोग इसे करके देखते हैं, उसके बाद तुम्हें मैं बताता हूं। चलो तो अब द्रव से करते हैं। ये देखो ये टैप वाटर है मेरे हाथ में। टैप वाटर कहने का मतलब ये जो पानी है ये नल, जो चापाकल होता है ना घर में, उसका पानी है। और फिर देखो ये हमारे पास क्या है, वही टेस्टर है। अब इस टेस्टर का देखो एक छोर मैंने डाल दिया है पानी में, ठीक है, ऐसे मैं दोनों छोर को डालता हूं। तुम्हें देखना है कि बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। ये देखो दोनों छोर मैं डाल रहा हूं, देखो ध्यान से बच्चों, ये जल रहा है कि नहीं, ये देखो जल रहा है। ये देखो अभी नहीं जल रहा है, अभी मैं दिखाता हूं ब्लैक में, ये देखो जल रहा है ना, बिल्कुल। यानी कि इस, यहां देखो, ये देखो, ये देखो जल रहा है, बिल्कुल जल रहा है, लेकिन थोड़ा धीमा जल रहा है। ये भी ध्यान देना, यहां जो बल्ब जल रहा है उतने अच्छे से नहीं जल पा रहा है। इसका मतलब ये जो पानी है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, चापाकल का पानी है, तो ये जो चापाकल का पानी है या फिर मान लो कि कुएं का पानी है, इससे जब मैंने बल्ब जलाया तो ये बल्ब जल रहा है, हालांकि बहुत हल्का जल रहा है। नहीं समझ पा रहे हो? यहां देखना, अभी देखना कितना तेज जल रहा है, देखना जब डायरेक्ट टच कराए तो देखो कितना तेज जल रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने इसको पानी में रखा था तो ये बहुत धीरे धीरे जल रहा था। इसका मतलब क्या हो गया कि द्रव से होकर भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अभी जो मैंने डायरेक्ट प्रयोग दिखाया ये क्या बता रहा है कि द्रव से होकर भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। बिल्कुल, तो कैसे हो सकती है उसी को हम लोग आगे देखेंगे। क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, अभी मैंने तुम्हें तुरंत दिखाया। चलो यहां देखो, यह जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी
टेस्टर का उपयोग करेंगे। इसी टेस्टर का भी मैंने उपयोग किया था और उसके द्वारा हम लोग देखेंगे कि द्रव से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि द्रवों से भी होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन अब प्रश्न उठेगा कि क्या सभी द्रवों से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो आंसर है नहीं, सभी द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे कि अभी यहां पर मैंने पानी लिया था, मैं बार बार बता रहा था कि ये नल का पानी था, चापाकल का पानी था या फिर कुएं का पानी था, ऐसे मैं बता रहा था। लेकिन इस पानी के जगह हम लोग क्या लेंगे? डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, तब क्या बल्ब जलेगा? तो आंसर है नहीं, तब बल्ब नहीं जलता है। डिस्टिल्ड वाटर लेने पर बल्ब नहीं जलेगा। तो इस प्रकार, तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। समपरिक्षेत्र का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर तो मेरे पास 15 वोल्ट का ये बैटरी है, इससे मैं इस प्रयोग को कर रहा हूँ। लेकिन ये जो समपरिक्षेत्र हम लोगों ने बनाया था शुरू में 1.5 वोल्ट है। ये देखो, ये जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ये 1.5 वोल्ट का है। तो बोलता है कि जब हम लोगों को द्रव में टेस्टर का उपयोग करना है तो इसमें सेल की संख्या को बढ़ा देना है, एक सेल से कम नहीं चलेगा, वही बोल रहा है। चलो, और इस प्रकार जब समपरिक्षेत्र भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों के परीक्षण को करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। यानी अब इस टेस्टर का उपयोग हम लोग अलग अलग द्रव को टेस्ट करेंगे कि उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। देखो क्या बोल रहा है, बेकार फेंकी गई बोतल, प्लास्टिक या रबर के कुछ ढक्कन एकत्र कर उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए। अपने समपरिक्षेत्र को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर न हो, लेकिन इसी के साथ वे एक दूसरे को स्पर्श ना करें। ध्यान देना, अभी जब मैं इसे ढक्कन में डुबो रहा था तो इस प्रकार से डुबो रहा था, यहां ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे डुबो रहा था इस ढक्कन में। कैसा नहीं कि ढक्कन के अंदर इसको मैं टच नहीं करा रहा था, ढक्कन के अंदर टच नहीं करा रहा था, इधर हम लोग इसको टच मतलब थोड़ा दूरी पर इसको रखे हुए थे, ठीक है। वही यहां पर बोल रहा है कि हमें टच नहीं कराना है। अब क्या बोल रहा है, से अधिक दूरी पर ना हो, लेकिन साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। क्या टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत चालन करता है? नींबू के रस या सिरके अपना सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे? तो यहां पर देखोगे, यदि हम यहां सिरका और नींबू के रस को रखेंगे तब यहां पर विद्युत बल्ब क्या होगा? जलेगा। लेकिन फिर से वही बात कि उतना तेजी से ये नहीं जलता है। तो वही चीज है, यहां देखो ढक्कन लिया है, इसमें नींबू का रस लिया है, सिरका या फिर सिरका लिया है, और फिर यहां बल्ब को हम लोग देखते हैं। ये जो चीज देख रहे हो ये एक सेल को दिखा रहा है और ये दूसरे सेल को दिखा रहा है, और ये पूरा को हम लोग बैटरी के नाम से जानते हैं। यानी जब एक रहता है तो उसको सेल कहते हैं, एक से ज्यादा रहेगा तो उसको बैटरी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जब समपरिक्षेत्र के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो समपरिक्षेत्र का परिपथ पूरा हो जाता है। यही मैंने बताया कि बल्ब कब जलेगा? जब इसका सर्किट कंप्लीट होगा। ध्यान से देखो, जब इसका सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब जल जाएगा। यानी कि यदि यहां द्रव रखा हुआ है तो द्रव भी इसके परिपथ को पूर्ण कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ये बल्ब नहीं जलेगा, या तो तेज जले या तो डीम जले या तो बहुत कम जले, लेकिन तब जलेगा जब यहां पर सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। बल्ब, जैसे मैंने भी बताया कि यहाँ पानी लिया था और बल्ब जला के भी दिखाया तुम्हें, तो वहां परिपथ कंप्लीट हो गया था और ये बल्ब क्या हो गया था? जल गया था। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता तो समपरिक्षेत्र का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता। सिंपल सा बात है। तो यहां से यदि क्वेश्चन पूछेगा
कि बल्ब कब जलेगा, तो सीधा सा आंसर बोलना है जब परिपथ यानी सर्किट कंप्लीट होगा तभी बल्ब जलेगा। यानी चारों तरफ से तार जुड़ा होना चाहिए, कहीं भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तब जाकर के बल्ब जलेगा। यही बात यहां पर बताया जा रहा है। तो अब यदि यहां पर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तब ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये डिस्टिल्ड वाटर से हो करके विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। अब ध्यान देना कि क्या होगा कि कुछ ऐसे पदार्थ हम लोग लेंगे जिससे कि जो बल्ब है वह जल नहीं रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि वहां पर विद्युत धारा बहुत हल्का हल्का प्रवाहित हो रहा है और बल्ब हमारा नहीं जलेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे क्रियाकलाप 11.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो यही देखो, यही है क्रियाकलाप 11.2। यानी नींबू का रस और सिरका इसमें रखेंगे तो हो सकता है कि हमारा बल्ब ना जले। तो क्या यहां विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन जो हमने टेस्टर बनाया है वो इसको टेस्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब कि वो इतना कम विद्युत धारा है जिसको वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और बल्ब नहीं जल पा रहा है। इतना चीज तुमने सीख लिया, लेकिन ये तुमने सीखा नहीं कि भाई सर इस द्रव से होकर के विद्युत धारा भला कैसे प्रवाहित होता है, ये तो बताइए। तो क्योंकि द्रव जो है उसमें तो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे नहीं बह रहा है सर। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, अभी तो मैंने सिखाया तुम्हें कि विद्युत धारा का क्या मतलब होता है। विद्युत धारा का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां बहना शुरू हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। किस चीज का प्रभाव? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। ये देखो, यही सारे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें यहां दिख रहे हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में मौजूद हैं? ये सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं चालक तार में। ये देखो, ऐसे तांबा का तार हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, उसमें ये सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब ये प्रवाहित तो होने लगेगा, बहने लगेगा, तब इसको विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन यहां जैसे पानी है तो उसमें कहां से इलेक्ट्रॉन आया? क्या इसमें भी इलेक्ट्रॉन बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है या नहीं बहता? तो आंसर है कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता, बल्कि हम लोग कहते हैं इसमें, मान लो कि यहां पर बहुत सारे आयंस मौजूद हों। जैसे बहुत सारे, जैसे हमने क्या बताया कि जो हम लोग चापाकल का पानी ले रहे हैं या जो हम लोग नदी का पानी ले, मतलब जो कुएं का पानी ले रहे हैं, वो सारे पानी बहुत सारे लवण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लवण। और जब लवण ये घुले होते हैं तो इन लवण के कारण इसमें आयन का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? आयन का। और ये जो द्रव है उसमें आयन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब बोलोगे सर समझ नहीं आया, आप क्या बोले जा रहे हैं? चलो, नहीं समझ में आया तो फिर से सीखो। यहां देखो ध्यान से, अब समझ में आ जाएगा। देखो, अब यहां हम लोगों ने पानी लिया, इस पानी में हम लोग नमक डाल देंगे, NaCl को बोलेंगे नमक। अब ये जो पानी में नमक हम लोगों ने डाला तो क्या होता है? ये जो नमक है वह Na+ नामक आयन बनाता है और Cl- नामक आयन बनाता है, और इस आयन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये जो आयन है उसका प्रवाह यहां पर होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। जैसे यदि बात करें इस तार की, तो इस तार में क्या प्रवाहित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। लेकिन बात करें इस द्रव की, तो द्रव में क्या प्रवाहित हो रहा है? आयन प्रवाहित हो रहा है। यानी आयन के प्रवाह से इसमें विद्युत धारा बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो इससे अब सीधा सा बात है, यदि यहां ज्यादा आयन होगा तब ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, कम आयन होगा तो कम विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और कोई आयन नहीं होगा तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा।
यानी तीन कंडीशन हो गया, ज्यादा आयन होगा तो ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, कम आयन होगा तो कम विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और तीसरा यदि कोई आयन नहीं है तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। यही चीज यहां पर मैंने बताया कि यदि चापाकल का पानी लेंगे तो उसमें आयंस मौजूद होते हैं, क्योंकि उसमें लवण मौजूद हैं तो आयन मौजूद होगा, तो इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगा। लेकिन यदि यहाँ डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं तो उसमें कोई आयन नहीं होता और उससे होकर के कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। यही सब बात यहाँ पर बता रहा है जिसे हमें अच्छे से समझना चाहिए। लेकिन हमें अब दूसरा नंबर सीखना है। दूसरा नंबर क्या बोलता है कि अब यहां पर आयंस क्या है, बहुत कम है। तब हम लोग यहां अपना ये जो टेस्टर हम लोगों ने बनाया है इसका उपयोग करेंगे, तो हम टेस्ट कर ही नहीं पाएंगे कि यहां विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां बहुत कम विद्युत धारा प्रवाहित होगा, बहुत कम विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तब यदि बहुत कम विद्युत धारा प्रवाहित होगा और हम लोग इस टेस्टर से उपयोग चेक करने जाएंगे तो बल्ब तो हमारा जलेगा ही नहीं। तो पता कैसे चलेगा कि यहां विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है? तो इसके लिए फिर हम लोग एक दूसरा टेस्टर बनाते हैं। यहां देखो, उसके लिए यहां बोला जा रहा है कि अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा टेस्टर बनाएंगे। देखो, ये दूसरा टेस्टर हम लोग यहां पर बनाएंगे। अब ये कैसे बनाते हैं वो मैं यहां पर अब तुम्हें बता रहा हूं। तो अब हम सीखेंगे कि हमें एक ऐसा समपरिक्षेत्र का निर्माण करना है जो कि बहुत हल्का विद्युत धारा यदि कहीं प्रवाहित हो रहा है तो उसको भी वो डिटेक्ट कर सके। तो वो मैं बता रहा हूं, पहले अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग जो भी मैंने बताया। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। अब क्या तुम बता सकते हो कि बल्ब क्यों नहीं दीप्त हो रहा है? बल्ब इसलिए दीप्त नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर पर्याप्त विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, बल्कि बहुत अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये यहां पर बोल रहा है। चलो यहां देखें, क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? अब क्या तुम बता सकते हो कि जो बल्ब है उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह जलने क्यों लगता है, दीप्त क्यों होता है? उसी को यहां बता रहा है। तो बोलता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तो ये प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यदि मान लो ये बल्ब तुमने देखा होगा, येलो कलर का जो बल्ब होता है इसमें क्या लगा रहता है, ये तंतु रहता है। ये देखो, ये इस प्रकार का तंतु रहता है जो कि टंगस्टन का बना रहता है। तो होता क्या है कि जब यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये टंगस्टन क्या होता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के वो तप्त हो जाता है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि मान लो लोहा तुमने देखा होगा, तो लोहा को जब गर्म करोगे तो तप्त होकर क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि वह लाल रंग का हो रहा है लोहा, कब? जब वो गर्म हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर ये जो बल्ब है जिसमें टंगस्टन का तंतु लगा होता है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के कारण यह भी गर्म होने के कारण, तप्त होने के कारण क्या करता है, प्रकाश देता है हमें, और ये दीप्त होता है, जलना शुरू हो जाता है। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यह भी समझ लो कि विद्युत धारा के द्वारा जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या तुम कुछ इसमें विद्युत साधित्रों के नाम बता सकते हो जिसमें ऐसा प्रयोग होता है? बिल्कुल, जो हम लोग इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं, बिजली वाला आयरन, उसमें किस चीज का यूज करते हैं, उसमें हम लोग विद्युत का यूज करते हैं। और ये जो विद्युत है उसके द्वारा वह आयरन क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसी प्रकार जो गीजर है, टोस्टर है, जो पानी गर्म करने वाला हम लोग यूज करते हैं, वो सब किस पर काम करता है? ये क्वेश्चन तुमसे यदि पूछे तो बोलना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका मतलब जो विद्युत धारा है वह किस रूप में बदल दे रहा है, ऊष्मा में बदल जा रहा है, गर्मी में बदल जा रहा है।
तो इसी प्रभाव के कारण ये जो तंतु है वह भी गर्म हो जाता है और गर्म होकर के वो चमकना शुरू कर देता है, या बोलोगे कि उससे प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से ये जो बल्ब है वह जलने लगता है, प्रकाशित हो जाता है। तो यही यहां पर बोल रहा है कि जो बल्ब का तंतु है उच्च ताप तक गर्म होकर प्रदीप्त हो जाता है, दीप्त हो जाता है, चमकने लगता है, जलने लगता है, प्रकाश देने लगता है। समझ गए? किस कारण से, किस प्रभाव से? तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से। समझ रहे हो बात को ना? चलो अब आगे देखते हैं। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। तो वही अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे कि भाई जब हम लोग टेस्टर के द्वारा अलग अलग द्रवों को टेस्ट करते हैं तो कुछ द्रवों में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो बल्ब है वो हमारा जल नहीं पा रहा है। अब बल्ब क्यों नहीं जल पा रहा है? क्योंकि वहां विद्युत धारा बहुत अल्प मात्रा में वहां पर विद्युत धारा बह रहा है। ठीक है, इस कारण से ये दीप्त नहीं हो पाएगा। चलो आगे क्या बोल रहा है। अब आप यह जानना चाहोगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। तो मैंने बता दिया कि कब दुर्बल होती है। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि यदि यहाँ पर हम लोग तार को जोड़ते हैं तो विद्युत धारा क्या होता है, अच्छे से प्रवाहित होगा। ये देखो, यदि हम लोग यहाँ पर तार को इस तरीके से जोड़ते हैं तो ये विद्युत धारा क्या होगा, अच्छे से प्रवाहित होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर ये देखो, ये अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, देख सकते हो तुम लोग, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इन दो तारों के बीच में यदि मैं एक लोहे को जोड़ूं तब भी विद्युत धारा बहुत अच्छे से प्रवाहित होगा। देखो यहां प्रवाहित हो रहा है, ये लोहे का, यानी ये लोहा क्या है, विद्युत का अच्छा चालक है। अच्छा चालक होने के कारण इससे होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है। अब मैं एक दिखाना चाहता हूं, क्या पेंसिल से होगा? ये देखो पेंसिल का नोक से, ये देखना, यस देख सकते हो, ये जो पेंसिल का नोक है उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ये भी एक बड़ा अच्छा चीज है देखने के लिए। देखो यहाँ ये पेंसिल का नोक है, इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ये पेंसिल का नोक ग्रेफाइट होता है, इससे भी होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग पानी में डालेंगे, ठीक है, या फिर दूसरे मतलब जो कि कम, जहां पर विद्युत धारा का चालन कम होगा उसमें यदि डालते हैं तो हो सकता है कि ये बल्ब ना जले। हालांकि ये मेरे पास एलईडी बल्ब है। यहाँ पर यदि जो अभी मैंने बताया जिस प्रकार का बल्ब, तंतु वाला बल्ब, वैसा बल्ब रहता तो ये नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना। तो वही बोल रहा है कि कई पदार्थ विद्युत का चालन तो कर सकता है लेकिन वहां पर बहुत अच्छे से विद्युत का चालन नहीं होगा, बहुत कम मात्रा में विद्युत का चालन होगा। जबकि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें बहुत आसानी से विद्युत का चालन होगा, जिसके कारण समपरिचित्र का परिपथ को पूरा तो हो जाता है लेकिन फिर भी इसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो जाता है। यानी कि वह जो पदार्थ हम ले रहे हैं उससे होकर विद्युत धारा तो प्रवाहित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो रहा है। बस ये बात यहां पर बता रहा है, जिसके कारण बल्ब नहीं जल पाता है। क्या हम कोई ऐसा अन्य समपरिचित्र बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? ये वाला अब नया हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी बताया कि अब मान लो कि दुर्बल धारा है, बहुत दुर्बल धारा है। अब उसको तुमको चेक करना है, डिटेक्ट करना है कि यहां पर विद्युत धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है। तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए बोलता है एक नया समपरिचित्र का हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बनाएंगे उसको। अब ये कैसे बनाते हैं वो मैं दिखा रहा हूं। उसके पहले कुछ यहां पर और चीज बता रहा है, उसको ध्यान से समझो, नया चीज समझो कुछ। अभी हम लोगों ने ये समझा कि यदि ये तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ देर बाद ये तार गर्म हो जाएगा। इसे हम कहेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये समझ लिया, यानी कि ये गर्म होता है उसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव। लेकिन अब एकदम नया चीज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं और इस चीज को समझो जरा सा।
क्या समझना है कि अब हमें सीखना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये क्या चीज है भाई? सर ये क्या नया चीज है? सुनो ध्यान से बच्चों, बात ऐसा है कि यदि अब हमारे पास एक तार है, इस तार में विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहां पर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। समझ में आया क्या मैं बोला? कि भाई जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यह एक चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा। क्या तुम्हें यह पहले पता था? यदि नहीं पता तो अब जान लो। इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आया? चलो यहां देखते हैं। तो एक अनसंपरिचित्र बनाने में इसका उपयोग करेंगे, जो मैंने बताया के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है? तो ये यहां से एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो तुम्हें उत्तर देना है कि जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मतलब वह एक चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा। इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आ गया? इतना सिंपल सा बात था। अब ध्यान से देखना, अब इतना समझ गए तो अब मैं आगे कुछ और बताता हूं। मैं एक और चीज तुम्हें दिखाना चाहता हूं जिसे बोलते हैं दिक् सूचक। देखो ये बड़ा दिक् सूचक है और ये मेरे पास छोटे छोटे दिक् सूचक है, यहां देख सकते हो। अब ये दिक् सूचक क्या होता है? ये दिक् सूचक में छड़ चुंबक लगा रहता है, यानी कि दिक् सूचक में सुई है। देखो यहां पर दिक् सूचक में तुम्हें सुई दिख रहा होगा। ये सुई क्या है? एक चुंबक है। बस सिंपल सा समझ लो, क्या है दिक् सूचक? एक चुंबक है। अब ध्यान से देखना मैंने क्या बताया। इसमें क्या है? एक चुंबक है, और यदि यहां पर हम विद्युत धारा इस तार में बहाएंगे तो यह भी एक चुंबक है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब बताओ कि यदि यह एक चुंबक बन गया ना, कब बना? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तब। तो यह भी एक चुंबक है और इसमें भी एक चुंबक है। तो यदि दोनों को पास यदि लाएंगे तो क्या ये जो यहां पर इसका जो सुई है वो विक्षेपित होगा कि नहीं होगा? बस इतना बता दो। तो आंसर यस सर, जरूर होगा विक्षेपित। तुम्हें उतना दूर से दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है? मेरे पास देखो असली चुंबक यहां दिख रहा है। अब इस असली चुंबक को यदि मैं लाऊंगा इस दिक् सूचक के पास तो क्या इसमें विक्षेप होगा? मतलब ये हिलेगा डुलेगा? तो आंसर है यस। देखो यहां हिलेगा डुलेगा, यहां देखना, ये देखो ये पूरा हिल रहा है डुल रहा है। मैं देख पा रहा हूं इसे, ये पूरा हिल डुल रहा है। यहां देखना, जैसे ही यहां पर लाया गया, जैसे ही चुंबक लाया गया, यह दिक् सूचक भी क्या हो रहा है? पूरा विक्षोभ हो रहा है। मतलब यहां पर यह प्रमाणित कर रहा है, दिक् सूचक में यदि विक्षोभ हो रहा है तो प्रमाणित कर रहा है कि इसके आसपास कहीं चुंबक है। ठीक है? अब देखना, अब मेरे पास मान लो ये सिर्फ तार है। अब मैं इस दिक् सूचक को यहां लाऊंगा तो क्या इसमें कुछ विक्षोभ देखने को मिलेगा? क्या है हिलेगा डुलेगा? जल्दी से बता दो, यदि समझ पा रहे होगे तो जल्दी से बता दो। आंसर है ना हिलेगा ना डुलेगा, जैसा है वैसा ही स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो तार है, तार से इसको क्या लेना देना? ये जो सुई है तब हिलेगा डुलेगा जब इसके पास एक चुंबक हो। तो ये चुंबक कब बनेगा? ये तार जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी जैसे ही इस तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो यह तार एक चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा और तब इसमें विक्षोभ देखने को मिलेगा। अब समझ में आया जो मैं बता रहा हूं? तो इस तरीके से इस दिक् सूचक का उपयोग करके और इस तार का उपयोग करके हम लोग एक संपरिचित्र का निर्माण कर सकते हैं। कैसे निर्माण कर सकते हैं? यहां देखो, इस प्रकार से हमने दिक् सूचक को रख लिया। अब इसको इसके चारों ओर हम लोग क्या लपेट देंगे? तार को लपेट देंगे। तार को लपेट देंगे और इसमें एक बैटरी लगा देंगे। ठीक है? और फिर दो छोर हमारे पास एक्स्ट्रा मिलेगा। अब जैसे हम लोग बाकी चेक करते थे, पहले चेक करते थे इस संपरिचित्र के द्वारा कि इन दोनों तारों के बीच में अलग अलग चीज को रखते थे तो बल्ब जलने लगता था, यहां भी इन दो तारों के बीच
हम लोग सबसे पहले तो इन दो तारों को टच कराएंगे, यहाँ बैटरी लगा हुआ है ये समझना। अब इन दोनों तारों को टच कराएंगे तो बोलो क्या होगा, इसमें विद्युत धारा बहने लगेगा। बोलो बहेगा कि नहीं बहेगा? बिल्कुल सर बहेगा। तो जैसे ही तार को टच करेंगे विद्युत धारा बहेगा। तो ये तार अब कैसा हो गया, यह एक चुंबक हो गया। तब यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो दिक्सूचक है इसमें कोई विक्षोभ हो रहा है, तो आंसर है यस, जरूर विक्षोभ देखने को मिलेगा। इसका मतलब जब जब इस तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा यहां पर इस चुंबक में कुछ विक्षोभ देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमारा समपरिचित्र का निर्माण हो जाएगा। अब हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे अब इसको हम लोग पानी में डालेंगे, इसको हम लोग अलग अलग अम्ल में डालेंगे या फिर लोहे से सटाएंगे, हर स्थिति में अब हम लोग चेक कर लेंगे कि भाई विद्युत धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है। यहां पर इस समपरिचित्र बनाने का एक खास उद्देश्य कि बहुत कम विद्युत धारा यदि मिलेगा तब भी यहां पर विक्षोभ देखने को मिलेगा, यानी बहुत कम विद्युत धारा में भी यहां पर विक्षोभ को हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा फायदा होगा। इसके पहले मैं इसको आगे पढ़ाऊं, यहां देखो इसको इस प्रकार से बनाया जा रहा है। देखो यहां पर जैसे मैंने बताया क्या क्या करना है हमें, ये देखना, यहां पर देख सकते हो तुम कैसे बनाया गया है, ये मैं बता रहा हूं, यहां देखना, ये देखो यहां पर एक दिक्सूचक लिया गया है, जैसे देख सकते हो मेरे पास दिक्सूचक है। इसको यहां पर एक बॉक्स में ऐसे हम लोगों ने रख दिया और उसके चारों ओर तार को यहां पर लगा दिया। अब यहां से एक बैटरी लगाया हुआ है, जैसे तुम देख सकते हो ये एक बैटरी है, यहां पर देखो बैटरी लगा दिया गया है और यहां से दो छोर इस प्रकार से हैं। अब देखना बैटरी लगा हुआ है तो यदि दो छोरों को हम लोग सटाएंगे तो क्या विद्युत धारा बहेगा, तो आंसर है यस सर बहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही इसमें विद्युत धारा बहेगा ये कैसा व्यवहार करेगा, चुंबक के जैसा, और जैसे ही चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा यहां पर हमें विक्षोभ देखने को मिलेगा, यानी ये जो सुई है वो हिलना डुलना शुरू कर देगा। तब हम जान जाएंगे कि इसका मतलब है कि इससे विद्युत धारा बह रहा है। अब इसी का टेस्टर का यूज करके फिर हम लोग चेक करेंगे। जैसे मान लो अब यहां पर हम लोग पानी रख देंगे, नॉर्मल पानी रख देंगे। अब ये हमारा टेस्टर बन गया। अब इस टेस्टर को डालेंगे, टेस्टर को इंग्लिश में टेस्टर कह रहे हैं, हिंदी में समपरिचित्र कह रहे हैं। तब इस टेस्टर को यहां पर डालेंगे तो जल्दी बताओ इस पानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगा या नहीं होगा, तो आंसर है यस सर प्रवाहित होगा। तो जैसे ही प्रवाहित होगा यहां पर ये तुमको हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पर डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, प्योर वाटर डालते हैं, तब बताओ क्या यहां हिलना डुलना शुरू होगा, तो आंसर है ना सर नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि यहां पर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस कारण से इस तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, इस कारण से ये जो तार है चुंबक के जैसा व्यवहार नहीं करेगा। तो फिर यहां जो मेरा दिक्सूचक में जो चुंबक है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से ये बात यहां पर बताया गया। देखो कितना मैंने कोशिश किया तुम्हें समझाने का, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा क्योंकि इतना डिटेल मैंने बताया। चलो यहां पर देखो, यहां से हम लोग देखते हैं, ये देखना यहां पर क्या बोल रहा है। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी बता दो। कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में क्या प्रभाव पड़ता है, आंसर सीधा सा है, वह चुंबकीय सुई में विक्षोभ होता है। वह चुंबकीय सुई क्या करता है, हिलना डुलना शुरू कर देगा। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जाएगा, यानी वो हिलेगा डुलेगा। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई समपरिचित्र यानी टेस्टर बना सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया हम लोग टेस्टर यहां पर बनाएंगे। अब वो भी बना रहे, उसके पहले एक और येलो बॉक्स दिया है, इसको भी याद कर लेते हैं। चलो येलो बॉक्स को पढ़ लेते हैं। मतलब आप चित्र 11.2 में समपरिचित्र में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी का यूज कर सकते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका नाम है, ठीक है। तो लाइट इमर्जिंग डायोड इसको बोलते हैं और प्रकाश उत्सर्जक डायोड ये हिंदी में बोलते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा है एलईडी का फुल फॉर्म क्या है।
एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। अभी जो मैं यूज कर रहा था वो एलईडी ही था। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। तो एलईडी यहां पर जैसे एलईडी ही यूज कर रहा हूं, तो देख सकते हो ये एलईडी है, इसमें दो तार जुड़े हुए हैं, इसको लीड्स कहते हैं। ये देखना, ये दो तार यहां पर जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग लीड्स के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछ सकता है। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए, एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। याद रखना, दो तार है, एक लंबा है एक छोटा है। लंबे तार को धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और छोटे तार को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो ये भी दोनों याद रखना। चलो तब टेस्टर कैसे बनाते हैं वो बता रहा है। तो माचिस का खाली डिब्बी लेना है, ट्रे निकालना है और उस पर चित्र के अनुसार विद्युत तार के कुछ फेरे को लपेट देना है, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है। एक छोटी चुंबकीय सुई रखना है इसके अंदर और उसके चारों ओर हम लोगों को तार को लपेट देना है। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए, तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। तो इस प्रकार से करना है। तो ये जो तार है, एक टर्मिनल यहाँ पर खुला छोड़ गया, दूसरा टर्मिनल यहाँ बैटरी से, और एक और तार लेकर के यहाँ हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ तार में कितना फ्री एंड मिला हमको? दो, एक ये और एक ये, दो फ्री एंड मिला। अब यदि इनको सटाएंगे तो विद्युत धारा बहेगा, विद्युत धारा बहेगा तो ये चुंबक बन जाएगा, और यहां पर देख सकते हो कि विक्षोभ देखने को मिलेगा, विक्षेप देखने को मिलेगा, ये हिलेगा डुलेगा। लेकिन यदि यहां पर से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तब फिर ये देखने को नहीं मिलेगा। आगे बोल रहा है, सो सुन लो यहां पर क्या बोलता है। बोलता है दोनों तारों को स्वतंत्र सिरों को क्षणमात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराना है, टच कराना है। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप देखना चाहिए, बिल्कुल दिखेगा। यदि टच कराएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, चुंबकीय सुई में विक्षेप देखेगा। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरे बन रहे हैं, दो स्वतंत्र सिरे बन रहे हैं। अब जिस चीज को भी चेक करना है जाकर के चेक कर लो कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस संपरिचित्र का उपयोग करके क्रियाकलाप को दोहराई जो पीछे दिया गया था। क्या संपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देगा? यस, नींबू के में जैसे ही डुबाएंगे हमें वो दिखने को मिलेगा। ठीक है, संपरिचित्र के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकाले, उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रव जैसे टोंटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक दौर का परीक्षण करने के पश्चात संपरिचित्र के सिरों को जल से धोकर तथा पोंछकर सुखाना अवश्य याद रखें। इसका मतलब है जिस चीज को जाकर टेस्ट करना है टेस्ट कर लो। तुम्हारे पास टेस्टर बन चुका है कि भाई उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये बात हो रहा है। प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर जो प्रेक्षण है इसको बोल रहा है कि आप यहाँ पर दर्शाइए। तो तुम देखोगे जो नींबू का रस है, सिरका है, टोंटी का पानी है, इससे होकर तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन यहाँ वनस्पति तेल है, दूध है, शहद है, इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये बात यहाँ पर तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ हीन चालक हैं। तब यहाँ से दो वर्ड आता है भाई, हीन चालक क्या है, सुचालक क्या है। तो वे सभी पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उन्हें सुचालक कहेंगे, और वे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है उन्हें हीन चालक कहेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर हम लोग को कर देना है। चलो हम लोग आगे अब देखते हैं। जब समपरिचित्र के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते तो संभव है कि उनके बीच में वायु हो। पहली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा जो हवा है विद्युत का सुचालक है या हीन चालक है, तो सीधा सा आंसर है वायु क्या है, हीन चालक है। याद रखना, वायु क्या है, विद्युत का हीन चालक है। परंतु उसने यह भी पढ़ रखा है कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत का हीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर बुझो ने भी यह जानना चाहा कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखें
अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, लेकिन बात है कि विशेष परिस्थिति में यहां पर देखा जाएगा कि इससे होकर भी विद्युत का चालन होता है, लेकिन वो विशेष परिस्थिति में, ठीक है। तो यही यहां पर बात कर रहा है। वास्तव में विशेष परिस्थिति में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालक या हीन चालक के रूप में वर्गीकृत हम लोग करते हैं। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि भाई कुछ चालक, जैसे मान लो एक डंडा है तुम्हारे पास, डंडा सूखा हुआ यदि डंडा है तो उससे यदि बिजली मतलब जो विद्युत धारा है उससे प्रवाहित नहीं होती, लेकिन हल्का गीला होने पर उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि विशेष परिस्थिति में उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि जो पदार्थ है उनको दो भागों में बांटते हैं। पहले को बोलते हैं अच्छे चालक या सुचालक, और दूसरे को हीन चालक हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीन चालक, यानी कुचालक। इस तरीके का यहाँ वर्णन नहीं मिलता है कि एक को अच्छा चालक कहेंगे, दूसरे को हीन चालक। इस प्रकार से इसका हम लोग वर्णन यहाँ पर करते हैं, पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। अब चलो, हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया, अब हम आशुद्ध जल द्वारा विद्युत का चालन का परीक्षण करते हैं। आशुद्ध जल क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर से होकर के कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें कोई साल्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें कोई आयन नहीं पाया जाता, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहां देखना, साफ साफ लिखा है, एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबर के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आशुद्ध जल भरना है। आप आशुद्ध जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं, ये सब बोला है। समपरिचित्र का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आशुद्ध जल विद्युत का चालन करता है अथवा नहीं। क्या आप पाते हैं? तो आप क्या पाते हैं? बिल्कुल पाते हैं कि कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। क्या आशुद्ध जल विद्युत चालन करता है? तो नहीं करता। एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे आशुद्ध जल में डालिए, फिर परीक्षण कीजिए, इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आशुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है? तो आंसर है नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है, अब हल्का, अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने बताया उसमें कोई साल्ट नहीं होता, जिसके कारण, साल्ट या लवण बोलेंगे हिंदी में, कि कोई लवण नहीं होता, जिसके कारण कोई आयन नहीं बनता है। और जब आयन नहीं बनेगा तो विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। नया क्वेश्चन ये है कि यदि मान लीजिए उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और घोल दें तो क्या उसमें विद्युत धारा का चालन होगा? तो आंसर है यस, फिर विद्युत धारा का चालन होना लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि उसमें जो हम लोगों ने नमक डाला वह आयंस में टूट जाएगा, जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। अब यही कारण है कि जो टोटी का पानी है, जो चापाकल का पानी है, इन सब पानी में बहुत सारे लवण ऑटोमेटिक घुले रहते हैं। अब लवण घुला रहता है, इसी कारण से उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होते रहती है। जब हम आशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का अच्छा चालक है, याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा, क्या नमक का घोल एक अच्छा चालक है? आंसर है यस, नमक का घोल पानी में जब नमक को घोला जाए तो अच्छा चालक है। तो क्या नमक विद्युत का चालन करता है? तो आंसर है नहीं, नमक विद्युत का चालन नहीं करता। जब तक नमक को पानी में नहीं घोला जाएगा या नमक गलित अवस्था में नहीं होगा, तब तक उससे विद्युत का चालन नहीं होगा, यह भी याद रखना। ऐसा मत सोचना कि नमक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। नमक में जब पानी मिलाया जाएगा तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा, या नमक जब गलित अवस्था में होगा तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है, याद रखना। अब यहाँ शुद्धता का क्या मतलब है? शुद्धता का मतलब है कि वो प्योर H2O नहीं है। जैसे जो डिस्टिल्ड वाटर क्या है? प्योर H2O है। जो आशुद्ध जल है वह क्या है? प्योर H2O है। मतलब उसमें और कुछ भी नहीं मिला होता है, कोई लवण नहीं मिले होते हैं। लेकिन जो हैंडपंप, नल, कुआं, इस सब का पानी, इन सब का पानी में बहुत सारे लवण मिले होते हैं, इसलिए उसे शुद्ध H2O हम लोग नहीं कहते हैं। इनमें अनेक लवण, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इनमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है।
तो बात बहुत सारा यहाँ पर आ रहा है, क्या कुआं नदी तालों का जो पानी है वो विद्युत का चालन करता है? तो यस करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें लवण घुला रहता है। ठीक है, तो वो कैसा होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आशुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, पूछेगा आशुत जल कैसा होता है? तो आंसर है यह विद्युत का सुचालक नहीं होता। दूसरा, आशुत जल क्यों विद्युत का सुचालक नहीं होता? क्योंकि इसमें कोई लवण नहीं होते, तो यही इसलिए हीन चालक होता है, यही यहां पर बता रहा है। चलो, जल में थोड़ा मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल के चालक बना देते हैं। इसलिए हमें वैद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम लोग गीले फर्श पर या गीले हाथों से वैद्युत साधित्रों को छूते हैं तो भाई हमें करंट क्यों लगेगा? इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि उसमें लवण घुला हुआ है, जिससे कि विद्युत का चालन होने लगेगा और हमें करंट का झटका लग सकता है। समझ रहे हो सब बातों को? हमने देखा कि जब साधारण नमक को आसुत जल में घोला जाता है तो ये अच्छा चालक बना देता है। वे कौन कौन से अन्य पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं? आइए पता लगाएं। तो एक तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर HCl यानी अम्ल को डालेंगे तो अम्ल भी आसुत जल में जाएगा, तो वह भी H+ और Cl- बनाएगा और इसके कारण वहाँ विद्युत का चालन तुम देख सकते हो। चलो आगे बोल रहा है, बोतल के प्लास्टिक या रबर के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए, प्रत्येक में लगभग 2 चाय चम्मच के बराबर आसुत जल भर लीजिए। एक ढक्कन को आसुत जल में कुछ बूंदे नींबू के रस या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। अब देखो, यहाँ नींबू का रस का बात कर रहा है, HCl का बात कर रहा है। एक दूसरे ढक्कन में आसुत जल में कास्टिक सोडा यानी NaOH का बात कर रहा है। ठीक है, NaOH, कास्टिक सोडा को कहते हैं NaOH, कास्टिक पोटास को कहते हैं KOH, नींबू का रस तो तुम जान ही रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नींबू का रस है, ये सब अम्ल हैं बच्चा लोग, अम्ल जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं और भी इसके गुणधर्म तुमने पढ़े होंगे। तो ये सारे अम्ल हैं और अम्ल को भी यदि जल में डालेंगे तो विद्युत का चालन होगा, एकदम याद कर लो। दूसरा, ये है क्षारक, ये क्या है? क्षारक। और क्षारक को भी यदि जल में डालेंगे तो ये भी विद्युत का सुचालक है, यानी विद्युत को प्रवाहित करेगा, यानी इसमें Na+ और OH- बनेगा यदि इसको जल में डालेंगे। तो यहाँ भी आयन का निर्माण हो रहा है और आयन का निर्माण होगा तो जरूर वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब तुमसे एक क्वेश्चन इस तरीके से मैं पूछ रहा हूं कि मान लो कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ NaCl लिए हैं, हम लोग ने NaCl, इसमें पानी नहीं लिया है, तो क्या इस NaCl से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होगा? ये एक लवण है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब लवणों को जल में घोलेंगे तो उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन यहाँ भी हमारा लवण है और यहाँ पर हम लोगों ने इस लवण को लिया है, तो क्या इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगा? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि हम लोग सिर्फ NaCl यानी लवण लिए हैं और सोच रहे विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई आयन बनेगा ही नहीं और जब तक आयन नहीं बनेगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। इसका मतलब है कि उसको हम लोगों को क्या करना होगा? जल में घोलना होगा। यहाँ पोटेशियम आयोडाइड की भी बात कर रहा है, यानी कि Ki की भी बात कर रहा है। जैसे क्षारक की कुछ बूंदे मिलाइए, यानी कि हमें अम्ल भी लेना है और क्षारक भी लेना है। तीसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ा सा चीनी डालिए। अब तीसरा वाला में हम लोग को चीनी डालना है, चीनी डाल दिया। अब परीक्षण कीजिए इन विलयन में कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं, आपको क्या परिणाम मिलता है। तो बस ये चीनी वाला विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं करेगा, क्योंकि चीनी को पानी में घोलने से हमें कोई इस प्रकार का आयन नहीं मिल रहा है, और यदि आयन नहीं मिलेगा तो वहां पर विद्युत का चालन नहीं होगा। अब बोल रहा है विद्युत चालन करने के लिए अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। यानी कि यदि द्रव हम खोज रहे हैं कि किस द्रव में विद्युत धारा का
विद्युत धारा बहेगा तो वो द्रव कैसा होना चाहिए, या तो अम्ल उसमें डाला जाना चाहिए, या क्षारक होना चाहिए, या लवण होना चाहिए। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होता है तो क्या वह विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करता है। अब यहां देखते हैं कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होता है तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, आइए पता लगाएं। यानी किसी चालक विलयन से, ये देखो यही है चालक विलयन, और इससे यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो वह क्या प्रभाव देखने को वहां पर मिलेगा। ये देखो यहां पर बोल रहा है, यहां देखना क्या है। दो बेकार सेलों को सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ों को निकाल लो। ये देखो तुमने देखा भी होगा हमारे घरों में जो खराब सेल है, कई बार फोड़ के तुम लोग देखते हो तो इस तरीके से कार्बन है, ये क्या है, कार्बन का छड़ कहलाता है। इसको हम लोगों को क्या करना है, निकाल लेना है। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करें, और उनका जो धातु का टोपी ऊपर बना होता है ना, उसको अच्छे से रगड़ के साफ करना होता है, और तांबा का तार उस पर लगा देना है, और उन्हें बैटरी से जोड़ देना। ये अच्छा बैटरी है। इन दो छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये देखो ये जो कार्बन का दो छड़ हम लोग लगा रहे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। तो ये है एक कार्बन का छड़, ये है दूसरे कार्बन का छड़, और इस पर टोपी लगा हुआ है धातु का। इससे हम लोगों ने तार लगा दिया, और इसको कहाँ जोड़ दिया है, इसको हम लोगों ने बैटरी में जोड़ दिया है। और इसमें देखो तो यहाँ जल लिख रहा है, ठीक है, जल से विद्युत धारा प्रवाहित करना, तो यहाँ से जल से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कार्बन के जगह आप दूसरा चीज भी ले सकते हैं। अब बोलता है किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भर दीजिए। अब ये जो चीज हम लोगों ने लिया उसको फिर हम लोगों को कोई चीज में जल रख के उसमें डाल देना। जैसे यहाँ भी बताया कि ये जो हम लोगों ने बनाया उसको ये प्लास्टिक का कोई बर्तन लेना है और उसमें जल रख करके उसको क्या कर देना है, डाल देना है। अब क्या बोलता है, जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबो दीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहें। धातु की टोपी को बाहर रखना है। 3 से 4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? बिल्कुल, वहां पर हमें गैसों के बुलबुले देखने को मिलेंगे। क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहेंगे? बिल्कुल, इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। कक्षा 7 में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा का स्मरण कीजिए। तो वो मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। यहां पर देखो क्या हो रहा है। तो जैसे ही ये व्यवस्था हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर बैटरी लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, जल लगाएंगे, तो यहाँ पर जल का क्या होगा, वियोजन होना शुरू हो जाता है। यानी ये जो जल है H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना प्रारंभ कर देता है। और यदि ये जो जल है, पहले क्या था, H2O था, और अब क्या है, H2 और प्लस O2 में टूटना प्रारंभ कर रहा है। यानी कि यहां पर नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। और जब नए पदार्थों का निर्माण होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और इसी को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी कभी पुराने रसायन से नए रसायन का निर्माण होता है, नए केमिकल का निर्माण होता है, तो इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार देखोगे दोनों इलेक्ट्रोडों के समीप बुलबुले देखने को मिलेंगे। यानी एक में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो दूसरे में ऑक्सीजन गैस निकलता है। समझ में आ रहा है? तो यही सब बात यहाँ लिखा है। अब बोलेगा सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ थे जिनका नाम था विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उसके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमें याद कर लेना है कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे जल का विद्युत वियोजन। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, जल का विद्युत अपघटन या वियोजन। यानी कि
जल का वैद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि जल का टूटना। और जल टूट रहा है किस चीज में, तो H2 और O2 में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट रहा है। कब टूट रहा है, जब जल से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यानी कि जल से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वह वियोजित होना शुरू हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन निकलेगा और जो ऋण टर्मिनल है उस पर ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये भी हमें याद कर लेना है कि जो धन टर्मिनल है उसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और जो ऋण टर्मिनल है उसमें क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। एकदम इस बातों को याद रखना है, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। यानी कि यदि चालक विलयन है वहां विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगा। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। तो वो जो दो छड़ लगाया था उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। अब हो सकता है किसी एक इलेक्ट्रोड पर धातु की परत जम जाए, ठीक है। विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि ये जो विलयन हम लोगों ने डाला था उसका रंग बदल जाए। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करता है। अब ये जो इलेक्ट्रोड हम लोग लगाते हैं वो अलग अलग प्रकार का इलेक्ट्रोड लगाते हैं, अलग अलग उद्देश्य से लगाते हैं। और ये जो इसमें हम लोग द्रव डाल रहे हैं ये भी अलग अलग प्रकार का द्रव डालते हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए ये द्रव डाला जाता है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। तो तुमसे पूछेगा कि विद्युत धारा के क्या रासायनिक प्रभाव है, तो विद्युत धारा जब किसी द्रव से होकर के गुजरेगा तो वहां हो सकता है कि गैस बन जाए, या फिर हो सकता है कि वहां विलयन का रंग में बदलाव हो जाए, या फिर हो सकता है कि किसी एक इलेक्ट्रोड पे कोई पदार्थ का जमाव हो जाए। तो ये तीन बातें हम लोग लिख सकते हैं। मैंने बोला ना कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी। तो ये एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन के रूप में आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, मतलब छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि यदि चालक विलयन से यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या क्या चीज देखा जा सकता है। तो ये हम आंसर यहां पर लिख सकते हैं, ये सारे आंसर यहां देखने को हमें मिलेंगे। देखा तुमने, यही सब चीजें हमें क्या करनी होती हैं, पढ़नी होती हैं। चलो अब हम लोग आगे इधर देख लेते हैं और क्या क्या चीज हमें पढ़ना है। चलो तब हम लोग आगे देखते हैं। बूझो ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियां भी विद्युत का चालन करती है। तो बूझो ने सोचा कि चलो हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या कोई फल से या फिर अलग अलग वनस्पतियों से विद्युत धारा का प्रवाह होता है या नहीं। तो उसने क्या किया, एक आलू लिया और आलू को दो बराबर भागों में क्या किया, काट दिया, और अपने टेस्टर के तांबे का जो तार था उसने क्या किया, आलू में उसको डाल दिया। तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह आलू में निर्विष्ट किए गए परिक्षेत्र के तारों से बाहर निकालना भूल गया। तभी क्या हुआ, उसकी माँ ने बुला लिया और कुछ देर बाद वो वापस वहां पर आया तो उसने वहां देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि एक छोर पर क्या था, हरा हरा दाग हो गया था, जबकि दूसरा छोर पर कोई भी दाग नहीं हुआ था। तो ये एक अनोखा प्रयोग उसने देखा। उसे इस प्रेक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया, और कई बार दोहराया तो उसने कुछ खास चीज पाया कि जो धन टर्मिनल से संयोजित तार था उसी के चारों ओर नीला और हरा धब्बा बन जा रहा था। ये देखो यहाँ देख सकते हो, ये जो धन टर्मिनल है, ये जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है, धन टर्मिनल, और छोटा वाला क्या होता है, ऋण टर्मिनल, धन और ऋण। तो इस तरीके से ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, और दोनों मिलाकर एक बैटरी, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था।
तो जो धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ तार था वहां पर ये हरे रंग का और नीले रंग का दाग धब्बा वहां पर पड़ जाता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है। अब इसका उपयोग वो कैसे कर सकता था? तो धन टर्मिनल को खोजने में उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों के एक पत्रिका में छपवाने का भी क्या किया? निश्चय किया। याद रखिए कि बूझो ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत का सुचालक है अथवा नहीं, और उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। उसने यह अत्यंत उत्तेजक खोज की। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खोजने जाओ किसी और चीज़ को और आपको कुछ और चीज़ वहां पर मिल जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक और वह है विद्युत लेपन। तो स्मरण कीजिए, बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। तुमने देखा होगा जो साइकिल का हैंडल है या रिम है, देखो यहाँ पर दिखाए गए काफ़ी चित्रों को, ये जो चीज़ें होती हैं कितनी चमकीली होती हैं, ये देखो तो ये सारा चीज़ होता है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन का मतलब क्या है कि विद्युत धारा का उपयोग करके किसी एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ का परत हम लोग चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हो लिखा गया कि विद्युत लेपन क्या है। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर, मतलब कोई एक पदार्थ होगा उस पर किसी दूसरे पदार्थ यानी किसी दूसरे धातु का यदि हम लोग परत चढ़ाते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। देखा तुमने, यानी विद्युत के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? किसी एक पदार्थ पर दूसरे पदार्थ का लेयर, उसका परत चढ़ा देंगे तो इसे हम लोग विद्युत लेपन कहेंगे। तो इससे हम लोग यहाँ पर और आगे देख सकते हो और चीज़ों को यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या क्या चीज़ बताई जा रही है वो हम लोग देखते हैं। तथापि यदि दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। अब विद्युत लेपन को तुम लोग एनालॉजी से पढ़ सकते हो। जैसे हम लोग घर में जो हमारा मान लो लोहे का सामान है उसको पेंट करते हैं, तो जो पेंट करते हैं तो जो लोहे का अंदर जो चीज़ है वह छुप जाता है, लेकिन जैसे ही खरोंच करोगे तो वापस से वो लोहा दिखने लग जाएगा, ठीक है, और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। तो यहाँ विद्युत लेपन की बात कर रहा है। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा जिसने सोने का प्रतीत होता है, जो सोने का प्रतीत होता है, तथापि लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे का चांदी या अन्य धातु का सतह दिखने लगता है। तो तुमने सुना भी होगा कि तुम्हारे घरों में तुम्हारी माँ या किसी बहन का सोने का पानी चढ़ा हुआ गहना है। अब सोने का पानी चढ़ा हुआ गहने का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल में वो था चांदी का, लेकिन उसके ऊपर विद्युत लेपन करके सोने का पानी चढ़ा दिया गया। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का क्या कर दिया जाता है? परत चढ़ा दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु के सतह के ऊपर दूसरी धातु का सतह किस प्रकार से निक्षेपित या चढ़ाया जाता है? आइए स्वयं करके देखें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहता है, बोलता है इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट का 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर साइज का तांबे का 2 प्लेट चाहिए। यहाँ देख सकते हो, ठीक है, कॉपर सल्फेट चाहिए, ये CuSO4 चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? CuSO4, और साथ ही साथ क्या चाहिए? तो अब देखो यहाँ क्रियाकलाप 11.7 पढ़ा रहा है। इसमें बोल रहा है कि हमें चाहिए कॉपर सल्फेट। इस प्रयोग को करने के लिए चाहिए हमें क्या? कॉपर सल्फेट का विलयन चाहिए, तथा एक 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का तांबे का 2 प्लेट चाहिए। 2 तांबे का भी प्लेट चाहिए, एक होगा 10 सेंटीमीटर का और दूसरा 4 सेंटीमीटर का। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए। अब प्रक्रिया बता रहा है
कि हमें क्या लेना है, आसुत जल लेना है 250 ml, उसमें चाय के 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट डाल दीजिए और इसमें क्या डाल देना है, कॉपर सल्फेट डालना है। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 हम लोग डालते हैं। तांबे की प्लेटों को अच्छे से साफ कर लेते हैं, इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। अब रेगमाल मतलब श्रेष्ठपत्ता तुम जानते भी होगे। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ देते हैं और उन्हें कॉपर सल्फेट का विलयन में क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। तो ये तो तुम्हें शायद कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ देखो ये सारा समझ में आ जाएगा। ये देखो ये व्यवस्था देखोगे तो सब समझ में आएगा। यहाँ एक बीकर लिया है, 250 ml हम लोगों ने पानी ले लिया है। इस पानी में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट को डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया है। अब समझ गए क्या क्या डाला है। और ये देखो यही है, तांबे का 2 प्लेट ले लिया है इस प्रकार से, और ये 2 प्लेट को तार से जोड़ करके यहाँ पर हम लोग बैटरी से जोड़ देंगे, एक को धन टर्मिनल से दूसरे को ऋण टर्मिनल से। इस प्रकार से हमने यहाँ पर व्यवस्था बना लिया है। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए और उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित हैं। तो यहाँ पर देखो सारा बात फिर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में टूट जाता है। मैं सब बता रहा हूं तुम्हें एक एक करके। स्वतंत्र कॉपर तांबा जो है बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय पूर्ति कैसे होती है, अब यही सब हम लोगों को यहाँ देखना है। देखो यहाँ क्या प्रक्रिया हो रहा है, सिंपल सा क्या क्या बात हो रहा है उसी को हम लोग को देखना है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड। हेलो हेलो हेलो। तो चलो अब हम यहाँ पर इसके प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ऐसा हम लोगों ने जो व्यवस्था लगाई इसमें क्या हो रहा है। तो देखो जैसे ही अब इसमें से विद्युत धारा हम प्रवाहित करना शुरू करते हैं, होता क्या है कि यहाँ पर जो CuSO4 था वह Cu2+ और प्लस SO4 में टूटना शुरू हो जाता है। ये 2- और प्लस माइनस छोड़ दो, ज़्यादा समझना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारा Cu बना, क्या बना बच्चों, Cu ये आयन के रूप में होता है, 2+ में लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉपर आयन के रूप में यहाँ इसे देख सकते हो। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से ये जो Cu2+ है वो ऋण टर्मिनल के तांबे के साथ जुड़ना शुरू होगा, यानी कि यहाँ पर कॉपर क्या होगा, जुड़ना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आया, सीधा समझो कि ये जो कॉपर का ये वाला जो तुमको दिख रहा है प्लेट, इस पर और कॉपर जमना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर से नीचे तक चारों ओर कॉपर ही कॉपर जमना शुरू हो जाएगा, इसके चारों ओर। समझ गए, इतना सा सिंपल सा बस यही बात है कि इस कॉपर प्लेट के ऊपर भी कॉपर जमना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब इस यहां पर ये जो सॉल्यूशन है इसमें कॉपर का कमी होगा, तो उस कॉपर को कमी को पूरा करने के लिए ये वाला जो छड़ है इससे सारा कॉपर फिर इसमें वापस चला जाएगा। इसका मतलब ये वाला धीरे धीरे पतला होते जाएगा और ये वाला धीरे धीरे मोटा होते जाएगा, सीधा सा मतलब है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी प्रक्रियाएं जो हो रही है वह विद्युत धारा की हो रहा है और ये एक रासायनिक प्रक्रिया होगा।
देखो अब लिखा हुआ पढ़ देता हूं। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा हमें प्रवाहित करना है। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट विलयन है उसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा, यह जो कॉपर सल्फेट है वह टूटने लगेगा कॉपर तथा सल्फेट में। हालांकि कॉपर आयन बनता है, लेकिन तुम्हें इतना समझाना मुश्किल है, तो यहां सीधे कॉपर और सल्फेट में टूटने लगेगा। और ये जो कॉपर है वह ऋण टर्मिनल में जो इलेक्ट्रोड है यानी तांबा का पट्टी है उस पर जाकर के चिपकना शुरू हो जाएगा, यानी निक्षेपित हो जाएगा, उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात बस में याद करनी है कि भाई सीधा सा बात है। फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखो। इसमें विलयन में क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये क्या हो जाएगा, कॉपर में टूटना शुरू हो जाएगा और यही कॉपर यहां जमा होना शुरू हो जाएगा। बस इतना सा बात है। तो वापस से इसमें कॉपर की कमी होगी, तो ये वाला भी तो कॉपर का है, तो ये कॉपर यहां आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये जो प्लेट होगा इसके ऊपर पूरे के ऊपर कॉपर का परत चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है नहीं ना? अब चलो अब थोड़ा सा और नया चीज सीखते हैं। अब नया चीज तरीके से सीखते हैं कि मान लो कि ये हमारा था लोहा, ये क्या था, लोहा, और ये है हमारा क्रोमियम। क्या है, क्रोमियम। अब इस लोहे के ऊपर क्रोमियम का परत चढ़ाना है, तो उसी प्रकार का यहां पर विलयन हम लोग लेंगे। तो यहां से क्रोमियम इसके ऊपर चढ़ना शुरू होगा। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे सारा क्रोमियम इसके ऊपर क्या होगा, चढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी क्रोमियम का एक परत चढ़ जाएगा। और ये फिर क्रोमियम यहां से यहां आएगा और यहां से यहां इसके ऊपर चढ़ जाएगा। इस तरीके से ये देखा, लोहा के ऊपर क्रोमियम का परत चढ़ गया। अब यदि तुम सोचोगे कि हमें चांदी के ऊपर सोने का परत चढ़ाना है, तो ऐसे ही करेंगे। चांदी को यहाँ ऋण टर्मिनल पर लगा देंगे और सोने को धन टर्मिनल पर लगा देंगे, और उसी प्रकार का विलयन भी हम लोग लेंगे। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा यहाँ से यहाँ पर ये सोने का परत चढ़ता चला जाएगा और यहाँ से यहाँ सोने का परत इस विलयन में आता चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सोने का ये इसके ऊपर परत चढ़ जाएगा। देखा तुमने, इस तरीके से हम लोग विद्युत लेपन करते हैं, यानी कि मनचाहा, यहाँ पर मनचाहा प्रकार के जो हमारा धातु है उसको दूसरे धातु के ऊपर चिपका देते हैं या फिर सटा देते हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो वही बात बोलता है, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो कॉपर चढ़ता चला जा रहा है, इधर वाले पे हम लोगों ने क्या देखा कि कॉपर चढ़ता चला जा रहा है, तो ये कॉपर आ कहाँ से रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि ये फिर कॉपर इससे आ रहा है नीचे की ओर और फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। दूसरे इलेक्ट्रोड में जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है तथा इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलते रहती है। तो ये सब मैंने बता दिया। इसका अर्थ हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर निकला और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या हो गया, जमा हो गया। यहां पर जो हम लोगों ने उदाहरण लिया, यहां पर क्या हुआ कि यहां से कॉपर निकलते चला जा रहा है और इस पर जमा होते चला जा रहा है, निकल रहा है जमा हो रहा है, निकल रहा है जमा हो रहा है। इसका मतलब ये धीरे धीरे पतला होते जा रहा है और ये धीरे धीरे मोटा होते जा रहा है। याद रखना है कि ये ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस तरीके से ये बातें याद रखनी है हमें। अब चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे मैंने बताया, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरे धातु का परत निक्षेपित कर देना या चढ़ा देना क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बन गया यहाँ से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो, जल्दी समाप्त होगा। तो विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की परत विलेपित करना, इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विद्युत लेपन क्या बहुत ही उपयोगी है और इसमें एक धातु पर दूसरे धातु का परत चढ़ाया जा सकता है। विलेपित किए जाने वाले धातु की परत कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु के धातु में नहीं होते।
अब तुम ये सोचोगे कि भाई एक के ऊपर दूसरा का परत चढ़ाएं क्यों, जरूरी क्या है, जो लोहे का चीज है वह लोहे का है? नहीं, इसका कुछ फायदा है, बहुत सारा फायदा है। क्या है कि पहला तो हो सकता है उसको जंग लगने से बचाने के लिए किया जा रहा है, दूसरा उसमें चमक लाने के लिए किया जा रहा है, या फिर उसको खूबसूरत बनाने के लिए किया जा रहा है। जैसे चांदी के गहने के ऊपर यदि सोने का पानी चढ़ा हुआ है तो वो जो सोना है वह ज़्यादा क्या है, खूबसूरत दिखेगा, इसलिए सोने का पानी चढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिया का रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जा रहा है। तो ये क्रोमियम क्या है, उसको एक तो जंग से बचा रहा है, दूसरा चमकदार हो रहा है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता है, यह खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तो ये कारण है जिसके कारण हम लोग क्रोमियम का परत चढ़ाते हैं। सबसे पहले तो बड़ा सुंदर लगता है, एकदम चमाचम दिखता है, फिर इसमें जंग नहीं लगता यानी संक्षारित नहीं होता, इसमें खरोंच नहीं आता अच्छा से। तो इन सब के कारण हम लोग क्रोमियम का परत चढ़ाते हैं। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है, इसलिए वस्तु को किसी सस्तु धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम का परत चढ़ा दिया जाता है। अब देखो भाई, क्रोमियम का परत क्यों चढ़ा देते हैं, क्रोमियम ही का कोई चीज बना देते। तो बोल रहा है कि क्रोमियम क्या है, बहुत महंगा है, जैसे सोना भी क्या है, बहुत महंगा। और तुम मान लो सोना नहीं खरीद पा रहे हो तो तुम चांदी के ऊपर ही सोना का परत चढ़ा करके पहन सकते हो। हालांकि ये ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है सोना चांदी वाला, लेकिन ऐसा हम लोग करते हैं। आभूषण बनाने वाले सस्तु धातुओं पर चांदी या सोने का विद्युत लेपन करते हैं, और ये जो धातु है वो दिखेगा कैसे, चांदी के जैसा ही दिखेगा या सोने के जैसा दिखेगा। हालांकि बहुत दिन तक टिकेगा नहीं, लेकिन ये सस्ता होगा। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डब्बे में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। तो ये टीन का डिब्बा होता है वो भी लोहे का रहेगा, लेकिन उस पर टीन का क्या किया जाएगा, विद्युत लेपन किया जाएगा। टिन लोहे को कम क्रियाशील होता है। टिन क्या होता है, क्वेश्चन, लोहे से कम अभिक्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और वो खराब होने से बच जाते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि खाद्य पदार्थों को टीन के डिब्बे में क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो टीन है वो बहुत अभिक्रियाशील नहीं है, तो वो खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करेगा, जिस कारण से खाद्य पदार्थ हमारे खराब नहीं होंगे, और इसलिए हम लोग टीन के डब्बों में उसको ले रखते हैं। पुल तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारण यानी कि जंग लग जाएगा। तो जंग लगने से बचाने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, लोहे पर जिंक का परत जमाते हैं। ये भी है क्वेश्चन है। तो तुमने देखा होगा कि जो लोहा है हमारे घरों में, जो दरवाजा रहता है उसको हम लोग पेंट करते हैं, लोहे के दरवाजे को ग्रीस लगाया जाता है, पेंट लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है, ताकि लोहे का संक्षारण ना हो, उस पर जंग ना लगे। अब संक्षारण समझ रहे हो कि ये जो धातु होता है, बहुत सारे धातु होते हैं, उनको यदि हवा में छोड़ दो तो, या फिर तुम जल के संपर्क में आएंगे, या आर्द्रता के संपर्क में आएंगे, या अम्ल के संपर्क में आएंगे, तो उनका परत खराब हो जाता है। इसे ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो जंग लगना भी क्या है, एक संक्षारण है। तो इसके लिए लोहे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिंक का परत चढ़ा देते हैं, और इसे हम लोग यशद लेपन कहते हैं। क्या बोलते हैं, यशद लेपन, और इसे इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाते हैं। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी बहुत बड़ी समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों से निपटाने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो विद्युत लेपन में जो कारखानों में जो विलयन होते हैं
उनका निष्पादन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसके लिए भी बहुत सारे दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर देखा तुमने कितना आसान था, लेकिन कितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर यहाँ से पूछा जा सकता है। तो लगभग सारे क्वेश्चन आंसर भी मैंने तुम्हें बता दिए हैं, तुम ज़रूर उनको लिख पाओगे एग्जाम में। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके ही पढ़ना, ताकि हमें बहुत अच्छा भी लगता है, हमारा सब्सक्राइबर बहुत कम भी है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। मैं मिल रहा हूँ तुमसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।